और अब आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड पे, यानी उत्तर वैदिक काल। लिखो उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल था, यानी अर्लियर जो वैदिक पीरियड था, उसमें हमने देखा जो जन, जिसका राजा, जो इसका अधिपति जो होता था, वो बेसिकली राजन कहलाता था। वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई यानी पॉलिटिकल यूनिट थी, जो सबसे बड़ा एरिया था। क्योंकि उस समय अभी बहुत ज्यादा शस्त्र, बहुत ज्यादा राजनीति अपना विस्तार नहीं कर पाई थी। राजनीति का बेसिक पर्पस था समाज और इकोनॉमी को सपोर्ट करना, ये पहला था। धीरे धीरे समय बीतता रहा, विस्तार होता रहा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर और प्रॉस्परस होता रहा, एग्रीकल्चर के और क्षेत्र बढ़े। धीरे धीरे जो है वो इन आर्यों ने बाकी बड़े हिस्से में, काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया, काफी बड़े हिस्से में अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको जो शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे जन जो है, जो जन एक पॉलिटिकल एरिया था, वो धीरे धीरे स्टेट्स यानी प्रदेश में परिवर्तित होता चला गया। राइट, बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में जो है वो परिवर्तित होना शुरू हो गया, और इसका नाम रखा गया जनपद। जनपद जो होते हैं, महाजनपद और जनपद, तो ये कॉन्सेप्ट आया जो आगे धीरे धीरे आर्य और आगे बढ़ते चले गए। तो जनपद, ये शब्द मिलकर बना। जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब जहां लोगों का तेजी से विचरण हो, आवागमन हो, जहां पर जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करते हो, तो उसको जनपद या महाजनपद कहा गया। सो नाउ जन बड़े बड़े स्टेट, लार्जर स्टेट्स में कन्वर्ट होते चले गए, बड़े बड़े जो है वो हिस्से में परिवर्तित होते चले गए, बड़ी पॉलिटिकल इकाई के रूप में ये डेवलप हो रहे थे। नेक्स्ट वन। सो आर्यों ने धीरे धीरे कहां अपना विस्तार करना शुरू किया? सो आर्यन एरियाज में ये अब जो है वो सरस्वती के और नीचे होते हुए ये धीरे धीरे इन्होंने जो अपना एरिया है वो ईस्टर्न साइड में बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी पूर्व हिस्से में बढ़ाना शुरू किया, जिसमें कुरु, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, पांचाल, कापिल्य, कौशल, कौशांबी, काशी, विदेह, अंग, मगध, आगे चलकर ये महाजनपद और बड़े जब हुए प्रदेश यानी स्टेट्स, तो ये महाजनपद में कन्वर्ट होते चले गए। राइट, तो अब इस कंडीशन में इसका धीरे धीरे विस्तार जो है वो नदियों के क्षेत्र में फैलता चला गया। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, कल आपने नोटिस किया था, कल मैंने आपको बताया था जहां जहां नदियां एलुवियल सॉइल को फैलाती चली जाती हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट, उसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, और वो एग्रीकल्चर यानी कृषि को बहुत सपोर्ट करता है। जरा ध्यान से देखो कि कल के नक्शे से अगर हम आज मैप पे नीचे की तरफ जाते हैं, तो कल मैंने कहा था ना, भारतीय मैदानी क्षेत्र में जो प्लेनर एरिया है वहीं पर तुम्हें सबसे पहले साम्राज्य दिखाई पड़ेंगे। इस मैप पे तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? इस मैप पे तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि जितना भी आपके स्टेट्स है, जो आपकी आबादी है, जो पॉलिटिकल इकाई है, वो इंडियन प्लेन्स के साथ साथ फैलती चली जा रही है। इसका मतलब है कि नदियों के द्वारा लाई गई जो बिछाई गई मिट्टी है, जो सॉइल बाय द रिवर्स, राइट, एलुवियल सॉइल, फर्टिलिटी, ये जो है ये वहां की आबादी के लिए, वहां के स्टेट फॉर्मेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्लियर हुआ था कल? अब देखिए, कल आपने ये मैप नहीं देखा था, लेकिन एग्जैक्टली जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसी को फॉलो करता है। यही कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात होती है। राइट, तो ये जो है वो हमारा धीरे धीरे विस्तार होने लगा। तो क्या रहा? जो आर्य थे, इनका एरिया क्या था? इनके विस्तार का, आर्य लोगों का विस्तार कैसे हुआ? दैट इज एरिया, क्षेत्र क्या रहा? ठीक है, तो LWMI नोट्स हम शॉर्टर फॉर्म में बनाते हैं। So they control the land between गंगा, यमुना and other perennial river. Perennial river क्या होती हैं? भूगोल कहता है कि हमारे यहाँ दो तरह का नदी तंत्र होता है। Under the geography, in the geography there are two type of river system. One is perennial and second is peninsular river. पेरेनियल रिवर वो होती हैं जो सदा नीरा होती हैं, जिसमें हमेशा पानी आता है, और हमेशा पानी के लिए फॉर ऑल वेदर वाटर जो है उसका सोर्स ग्लेशियर होना चाहिए। यानी वो हिमालयन रिवर जो होती हैं उनको पेरेनियल रिवर कहा जाता है। सोर्स जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल रहता है, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है उनके पास सोर्स ऑफ वाटर जो है वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल नहीं होता है। राइट, सो कंट्रोल द लैंड बिटवीन द गंगा, यमुना एंड अदर पेरेनियल रिवर। तो आर्यों ने धीरे धीरे करके, लिखो, आर्यों ने धीरे धीरे गंगा, यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों, गंगा, यमुना तथा अन्य सदा नीरा नदियों के मध्य का स्थान, अन्य सदा नीरा नदियों का स्थान के बीच का स्थान अपने नियंत्रण में ले लिया। कैन यू डिफाइन मी? आगे बढ़ने से पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मेरी अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और कॉन्सेप्ट पढ़ाना मेरा एक जो तरीका है, यही क्षेत्र क्यों, वाई दिस पर्टिकुलर एरिया, सिविलाइजेशन के विस्तार में आगे चलकर तुम देखोगे, जो भी हमने मैप देखा कि मोस्ट ऑफ द महाजनपदास जो थे वो इसी एरिया में क्यों, वाई,
कैन यू डिफाइन मी? क्या आप मेरे साथ एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं? जो भी आपको थॉट आ रहा है, जो 2 दिन में हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बस आज आपको उसको क्या कर देना है, वो उसको आपको बता देना है। ठीक है, प्लीज मुझे बताएं। सदा नीरा मीन्स जिसमें नीर का मतलब होता है पानी, सदा का मतलब होता है सदैव, दैट इज अ पेरेनियल रिवर, जिसमें हमेशा जल बना रहता है। ठीक है, यानी वो ग्लेशियर से सोर्स रिसीव करती हैं। तो ग्लेशियर्स लगातार पिघलते रहते हैं। ग्लेशियर्स क्या होता है? ट्रैप्ड वाटर होते हैं, एक जमा हुआ जल होता है जो धीरे धीरे रिलीज होता है। यस प्लीज, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, वंडरफुल। इसी तरह जोश के साथ क्लास करनी है, इन्वॉल्व हो जाओ क्लास में। ये वाला यहां हमारे यहां सिस्टम नहीं चलता उजांग का एकेडमी में कि टीचर कुछ बोल रहा है, स्टूडेंट छापे जा रहा है या बाद में पीडीएफ भिजवा देंगे वाला चक्कर यहां नहीं चलता है। यहां हम डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये लाइव क्लास है, ये जिंदा लोगों के लिए है और जिंदा तरीके से चलती है। यस वंडरफुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरी क्लास अपना लगभग कॉन्सेप्ट जबरदस्त दे रही है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, सॉइल इज द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी इज बेस ऑफ इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो बहुत अच्छा, वो जो मैंने पहली क्लास में आपको एक लिंक बताया था, आप वो लिंक कंटिन्यू कर दो कि मृदा जो है यानी मिट्टी जो होती है, अब ये नदियां क्या कर रही हैं, ये गंगा, यमुना, गंगा भारत की, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक सबसे बड़ी नदी है, जो अपने साथ ढेर सारा जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल लेकर आ रही है, गंगा लेकर आ रही है। और अन्य सदा नीरा नदियां जो ग्लेशियर से पानी ले रही हैं, वो लगातार क्या कर रही है, एलुवियल सॉइल बिछा रही है। फर्टाइल सॉइल इज द बेस ऑफ द गुड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ अ प्रॉस्पेक्ट सोसाइटी, सोसाइटी आकार बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ती है, समाज का आकार बढ़ता है, उसमें हायरार्कीज होती हैं, हायरार्की से क्या होता है, इकोनॉमी और सोसाइटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होता है। कितना बढ़िया लिंक है इसका आपके साथ। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो जनपद, महाजनपद, बड़े बड़े जो स्टेट्स बनते हैं, दे आर द लार्जर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल यूनिट्स। ये बहुत बड़ी जो है वो बहुत बड़ी इकाई है। कौन सी इकाई? ये राजनीतिक और क्या थी, आर्थिक इकाइयां थी। यानी व्यापार बड़े पैमाने पर होगा, यहां पर सत्ताएं बड़े पैमाने पर काम करेंगी, जो राज्य का क्षेत्र होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यू हैव द कंट्रोलिंग पावर। सो यही क्यों, नीचे की तरफ क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज ऑफ द बेसिक फंडामेंटल इज द मॉइस्चर, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो बेसिक फंडामेंटल लेकर जा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आपने कितने खूबसूरती से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, यही सबसे खास बात है। बधाई हो आप सभी को, आप लोग क्लास में इन्वॉल्व हैं, राइट। अब देखो, तो ये जो एरिया रहा, ये बेसिकली अब क्या होगा, व्हेन द पीपल गैदर टू, एक साथ समाज के रूप में, सोसाइटी के रूप में वो गैदरिंग करते हैं, सो दे हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या होता है, समाज को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। दे हैव इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम। धीरे धीरे समाज में ये तंत्र डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन, राइट। वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सभ्यताओं का विकास कहते हैं, उसको सभ्यताएं कहते हैं। व्हेन यू हैव हाउसिंग प्लानिंग, जो है हाउस आपके पास है, मकान है, सेटलमेंट है आपके पास, वेल स्ट्रक्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, यू हैव अ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, आपके पास आजीविका की सुविधा है। सो दैट मीन्स यू आर सिविलाइज नाउ, ठीक है, सिविलाइज हो गए। तो देखो, तो सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन यहीं पर रहा उनका। दिस इज नोन एज, लिखो, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ आर्यंस, आर्यों की सभ्यता का केंद्र, आर्यों की सभ्यता का केंद्र क्या था, उसको मध्य देश कहा गया, नॉट मध्य प्रदेश, दैट इज अ मध्य देश। तो ये पूरा सिस्टम जहां बताया गया वो मध्य देश रहा, क्योंकि पहले जो है हम आजादी से पहले ये पूरा हिस्सा हमारा था, ये पूरा हिस्सा अफगानिस्तान से लेते हुए, और ये जो आज बंगाल के साथ, नेपाल के साथ सिस्टम लगा रहे हो, हिमालय के नीचे का हिस्सा, ये पूरा जो है हमारा हिंदुस्तान था। तो उसके हिसाब से, आज के हिसाब से तो हमारी बाउंड्री यहां से चली जाती है, लेकिन उसके हिसाब से ये मध्य देश था, जहां पर हमारा फर्टाइल सॉइल था, जहां पर हमारी सबसे उपजाऊ भूमि थी, और ये पेरेनियल रिवर यानी सदा नीरा नदियों के द्वारा सिंचित भूमि थी। यहां पर मॉइस्चर था, यहां पर नई मिट्टी थी, यहां पर जो है वो पशु व्यवस्था, यहां पर जो है वो वनस्पतियां, हर चीज थी यहां पर, और मौसम भी यहां पर अपना अच्छा, क्लाइमेटिक सिस्टम भी यहां पर बहुत अच्छा बना रहता था, राइट। तो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्लियर। सो दिस इज नोन एज मध्य देश, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्य देश। इस मध्य देश की जो सीमा थी, राइट, द बाउंड्री ऑफ द मध्य देश डिफाइंड बाय द ईस्टर्न बाउंड्री डिफाइंड बाय द रिवर सरस्वती। लिखो, इस मध्य देश की पूर्वी सीमा सरस्वती नदी द्वारा निर्धारित की गई। नदियां बेसिकली सीमाओं को निर्धारित करती, आज भी है। मोहम्मद अदनान खान सर, मेरा मैसेज आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बट पढ़ाऊं या मैसेज पढ़ूं, दो में से कोई एक काम कर सकता हूं।
सो वाई यू आर चैटरिंग लॉट ऑफ टाइम्स, वाई यू आर नॉट फोकसिंग इन द क्लास, कि कल आपको जब मैं टेस्ट लूं तो 5 आउट ऑफ 5 आपको जो है वो क्वेश्चन मिल जाए, आंसर आप कर सको. सो फोकस इन द क्लास प्लीज. राइट, रिवर सरस्वती इसकी ईस्टर्न बाउंड्री